नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत छठे पेपर आपका कस्टम प्रश्न पत्र अर्थात हिंदी विषय के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और हिंदी में हम लोग क्रम से चैप्टर वाइज कंटेंट को लेकर चलेंगे। तो आज का पहला चैप्टर हमारा जो है वह पाठ्य पुस्तक में आए प्रमुख कवियों एवं लेखकों का सामान्य परिचय, अर्थात जो भी हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं, विशेषकर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की जो हमारी पाठ्य पुस्तकें, उनमें जिन कवियों और लेखकों की रचनाएं हैं, उन रचनाओं के संबंध में तो नहीं, यहाँ हमको चर्चा क्या करनी है, तो उन रचनाओं के जो प्रमुख कवि या लेखक हैं उनका सामान्य परिचय। तो उस क्रम में आगे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं कि जैसे हमारा शिक्षण उद्देश्य, सबसे पहली चीज हम किस चीज को ध्यान में रखते हैं? शिक्षण उद्देश्य को। तो हमारा शिक्षण उद्देश्य सफल हो या यूं कह दें हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लें, इसके लिए हम सभी शिक्षक बंधु क्या करते हैं? इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। यहाँ कवि के सामान्य परिचय, जैसे यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? सामान्य परिचय की। तो सामान्य परिचय में पाठ के पहले बच्चे को वह सामान्य परिचय, कवि या लेखक, इनका सामान्य परिचय दिया जाना उचित है अथवा अनुचित है, इस संबंध में शिक्षा शास्त्रियों के अलग अलग मत हैं। जैसे कुछ शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि कवि या लेखक का परिचय पूर्व में देना आवश्यक है, अर्थात कुछ शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि पूर्व में क्या करना चाहिए? कवि या लेखक का सामान्य परिचय दिया जाना आवश्यक है। क्यों? उसके पीछे उन्होंने अपना कारण उल्लिखित किया, बताया कि यहाँ पर कवि उस रचना को लिखने के पीछे क्या भाव रखता है, यानी हम भाव को समझ सकते हैं, वहाँ ये भी हम समझ सकते हैं कि वह भाव किन परिस्थितियों पर आधारित है, यानी कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिनमें कवि के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, ये विचार हुआ, और उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर क्या करता है? वह अपनी रचना लिखता है। लेकिन उसी के विपरीत कुछ शिक्षा शास्त्रियों का अपना मानना है कि पूर्व में परिचय देना उचित नहीं है, पूर्व में कवि या लेखक का परिचय देना उचित नहीं है। इसके पीछे उनका मानना यह है कि होता क्या है कि परिचय देने में ही हमारा समय समाप्त होता है। परिचय में क्या हो जाता है? अधिकतम समय नष्ट हो जाता है और जो मूल पाठ है, मूल पाठ के लिए कम समय मिलता है। जिसका हमें शिक्षण करना है, मूल पाठ के लिए समय क्या होता है? कम पड़ जाता है। तो इनका ये मानना है कि परिचय देना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि परिचय में ही अधिकतम समय नष्ट हो जाता है और मूल पाठ के लिए समय नहीं मिलता। किंतु यहाँ ये चीज हम कह सकते हैं कि चाहे वो कविता हो या कहानी हो, इनके लिए हमें पूर्व में यदि हम इसे परिचय के क्रम में लेके नहीं चलेंगे तो हम पूर्ण रूपेण समझ नहीं पाएंगे, अर्थात पूर्ण रूपेण समझना और समझाना ही हमारा क्या है? हमारा मुख्य लक्ष्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ ये कहना कि यहाँ कवि का सामान्य परिचय दे देना आवश्यक है, उसको दे देना चाहिए, क्योंकि महान लेखक और कवियों के जीवन पर आधारित ही पाठ होते हैं।
ये क्यों होता है? क्योंकि लेखक या कवि का जो सामान्य जीवन होता है, उस सामान्य जीवन पर आधारित उनकी रचनाएं होती हैं। अगर उनके सामान्य जीवन के बारे में हम नहीं समझेंगे तो हम उस रचना के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में, उस भाव के बारे में नहीं समझ पाते। तो यहाँ अब हम लोग बात करते हैं कि जब सामान्य परिचय देना आवश्यक है तो सामान्य परिचय में हम किन किन बिंदुओं का उल्लेख करते हैं। तो जीवन परिचय के प्रमुख बिंदु और क्रम में सबसे पहले जिस भी कवि या लेखक की हम बात करते हैं, हम उसके जन्म स्थान का उल्लेख करते हैं। अर्थात कवि या लेखक का जन्म स्थान क्या है, हम उसको उल्लेखित करते हैं। फिर कवि या लेखक के जन्म और मृत्यु का उल्लेख करेंगे। पारिवारिक परिचय उसका देंगे कि वह परिवार में पिताजी, माताजी या अन्य सदस्य और उनके साथ उनका कैसा संबंध है, इसका उल्लेख हम पारिवारिक परिचय में देते हैं। शिक्षा दीक्षा उनकी कैसे हुई, शिक्षा दीक्षा में आप उनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात कर देंगे, उनकी माध्यमिक शिक्षा की बात करेंगे और उच्च शिक्षा, इनसे संबंधित वह कहाँ से लिया शिक्षा दीक्षा और उसका क्या प्रभाव रहा। और पांचवा बिंदु हम लेते हैं कि वह किस व्यवसाय में थे। उसके बाद उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं क्या थीं, जिन घटनाओं ने उनको प्रेरित किया या उनको मोटिवेट किया, और उनका व्यक्तित्व कैसा रहा, उनका कृतित्व, अर्थात वह कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन सी रचनाएं किया या अन्य क्षेत्रों में कौन से कार्य को संपादित किया। भाषा उनकी कैसी है, उनकी शैली, लेखन शैली कैसी है और साहित्य में उनका स्थान क्या है। तो इन प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखकर वह प्रमुख बिंदु एक बार पुनः हम चर्चा करते हैं। जन्म स्थान, कि उनका जन्म स्थान कहाँ है। जैसे मान लीजिए हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी की बात कर रहे हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हमारे प्रसिद्ध कवि हैं, तो हम ये कहेंगे कि बंगाल के मेदिनीपुर के महिषादल में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान के बारे में बताया। जन्म और मृत्यु की बात करेंगे तो हम यहाँ बताएंगे कि त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 में हुआ और इनकी मृत्यु 1961 में हुई। जन्म और मृत्यु का उल्लेख करेंगे। फिर पारिवारिक परिचय हम देंगे कि इनके पिता कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे आदि, या इनकी माताजी, पिताजी और माताजी कौन सा कार्य करते थे, उसका उल्लेख करेंगे। इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करेंगे कि ये कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, इनका ये अध्यापन जीवन, जो अध्ययन का जीवन था वह अध्ययन जीवन कैसे बीता, उस शिक्षा दीक्षा की बात। व्यवसाय की बात करेंगे कि निराला जी किस व्यवसाय में थे, उसका हम उल्लेख कर देंगे। फिर उसके बाद इनके जीवन की प्रमुख घटना यदि कोई ऐसी घटी है जिस घटना ने इनको प्रेरित किया। इनका व्यक्तित्व कैसा है, तो सामान्य रूप में हम लिख सकते हैं कि ये क्या थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी यह कई क्षेत्रों में इनका व्यक्तित्व का छाप पड़ता है। इनकी कृतित्व अर्थात इनकी रचनाएं, हिंदी के कवि के रूप में इनकी रचना का उल्लेख कर देंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का दे रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाओं में इनकी कहानियां, निबंध, आलोचना, संस्मरण, बहुत सारी चीजें लिखा, जिसमें परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, नए पौधे, राम की शक्ति पूजा आदि, यानी ये इनकी रचनाओं का यहाँ हम उल्लेख कर देंगे। इनकी भाषा कैसी थी, इनका शैली, हम एक साथ इन दोनों बिंदुओं को एक साथ भी लिख सकते हैं कि इनकी भाषा एवं शैली, इस रूप में भी हम उल्लेखित कर सकते हैं और साहित्य में इनका स्थान क्या था। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं के आधार पर हम बात करते हैं किसकी, इनके जीवन परिचय के क्रम की बात करते हैं। तो यहाँ जब जीवन परिचय के क्रम की बात आप चलती है तो इसमें
इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर कक्षा 3 से 8 तक आप एक संकलन कर लेंगे कि कौन कौन से ऐसे विशेष कवि या लेखक थे जिनकी रचनाएं आपकी किताबों में हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत रचनाओं की बात की गई है। तो इसमें जैसे हम कुछ कवियों के नाम और लेखकों के यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे राम नरेश त्रिपाठी जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो इन लोगों का हम एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखे हुए हैं। तो यहाँ जैसे इन कवियों में यदि आप बात करेंगे तो यहाँ सुमित्रा नंदन पंत की बात हम करते हैं। जैसे सुमित्रा नंदन पंत, इनका अल्मोड़ा के निकट कौसानी में इनका जीवन परिचय आप लिखेंगे तो यहाँ हमने जो बिंदु आपको दिया था तो उसमें कई बिंदुओं को मिला के भी हम एक वाक्य में उसको लिख सकते हैं कि जैसे कि पंत जी का जन्म, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब और कहाँ, इसको एक साथ हम लिख सकते हैं कि इनका जन्म 20 मई सन 1900, कब 20 मई सन 1900 ईस्वी में कहां पर हुआ, अल्मोड़ा के निकट कौसानी गांव में हुआ था। इनका जन्म अल्मोड़ा के निकट कौसानी में हुआ था। तो ये 2-3 बिंदु हमने एक साथ। फिर दूसरी चीज यहां पर पंत जी के बारे में लिख, इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त पंत था। अब यहां आप इनके बचपन के बारे में भी लिख सकते हैं कि बचपन का कोई उपनाम था, तो बचपन में इनका नाम क्या था, गोसाई दास पंत। उसी तरह अब इसको आप क्या करेंगे, एक पैराग्राफ में लिखेंगे। यहां तो हम बिंदुवार आपको समझा रहे हैं, गोसाई दास पंत था बचपन का नाम इनका। फिर आगे आप पढ़ेंगे इनके पिता गंगा दत्त पंत, पिता का क्या नाम था, इनके पिता गंगा दत्त पंत, और ये क्या थे, ये चाय की बाग में प्रबंधक की भूमिका, मैनेजर की भूमिका पर कार्यरत थे। तो ये कहा, चाय की बाग में प्रबंधक अर्थात मैनेजर की पोस्ट, प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। तो यहां हमने एक साथ 2 चीजों को उल्लेखित कर दिया। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो यहां हम सीधे 1921 में, अब इनके हम कृतित्व की बात करने चल रहे हैं। कृतित्व की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे सन 1921 के असहयोग आंदोलन में इनके प्रतिभाग के कारण, इसमें सन 1921 के असहयोग आंदोलन में प्रतिभाग के कारण, प्रतिभाग करने के कारण, यानी ये इस आंदोलन में अपने को झोंक दिए के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं हो पाई, यानी इनकी शिक्षा समाप्त हो गई। शिक्षा क्या हो गई, इनकी शिक्षा समाप्त हो गई। फिर आगे हम बात करेंगे कि इन्हें चिदंबरा के संकलन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनके कृतित्व में ही हम बात कर रहे हैं, किसका, चिदंबरा। चिदंबरा के लिए इन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1 लाख रुपए की राशि इन्हें मिली थी। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात हम करेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी वह वीणा, ग्रंथ पल्लव। इनकी जो प्रमुख रचनाओं की जब हम बात करेंगे तो क्या है, वीणा है, ग्रंथ पल्लव है, युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्या, उत्तरा, लोकायतन, पुरुषोत्तम राम। तो ये
क्या थी इनकी प्रमुख रचनाएं। तो जन्म और मृत्यु हमने बिंदु में ऊपर जरूर समझाया था, लेकिन जन्म ऊपर दिखाते हैं और मृत्यु को सबसे लास्ट में हम लेके आते हैं, और लास्ट में हम ये दिखाते हैं क्या कि 29 दिसंबर सन किसमें 1977 में पंत जी क्या किए, इस लोक को छोड़कर परम तत्व में विलीन हो गए या परमात्मा के श्री चरणों में इनका जीवन चला गया। तो इस तरह आप जब किसी के जीवन परिचय पर प्रश्न आता है तो ये प्रमुख बिंदु जो 11 बिंदु की हमने चर्चा की, उन 11 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, जरूरी नहीं है कि हम पूरे 11 के 11 बिंदु की चर्चा करें, इसमें से प्रमुख प्रमुख चीजें जो हैं, जैसे जन्म कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, बचपन का कोई नाम था उसका उल्लेख कर दें, पिता और माता के बारे में हम उल्लेख कर दें, पिता या माता किसी व्यवसाय में थे उसका उल्लेख कर दें, शिक्षा दीक्षा की बात कर दें, या जैसे हमने कहा था किसी घटना का जो विशेष प्रभाव पड़ा हो तो वह घटना असहयोग आंदोलन में प्रतिभाग के कारण इनकी शिक्षा वहीं पर समाप्त हो गई थी, और कृतित्व में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, चाहे वो गुंजन की बात करें, युगांत की बात करें, युगवाणी की बात करें, चिदंबरा की बात करें, वीणा, ग्रंथ पल्लव की बात करें, ये रचनाओं को हमने उल्लेखित किया। और लास्ट में हम इनको ये बताते हैं कि इनका जो है मृत्यु यानी इनका स्वर्गवास कब हुआ। अब जैसे पंत जी के लिए कहा जाता है, पंत जी सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा गया, इनकी भाषा शैली बिल्कुल प्रकृति से मिलती हुई है, तो इन्हें कहा गया है प्रकृति का सुकुमार कवि। किसका कवि? प्रकृति का। प्रकृति का इन्हें सुकुमार कवि कहा गया। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये आपके डीएलएड में पूछा जा चुका है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो वह सुमित्रा नंदन पंत जी का है। इसी तरह हम बात करते हैं अगर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, इसमें भी हम वही चीज लिखेंगे जन्म के संबंध में कि जन्म कब हुआ, कहां हुआ। तो जैसे इनके जन्म के बारे में आप बात करेंगे तो इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को, कब? 27 नवंबर 1907 को। कहां हुआ? प्रयाग में हुआ। इनका मूल घर कहां है? इनका मूल घर आपके प्रतापगढ़ जनपद रानीगंज तहसील के अंतर्गत स्थित है। प्रतापगढ़ के रानीगंज तहसील के पास, रानीगंज तहसील के समीप इनका मूल घर है। और जब इनकी बात करते हैं तो इनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, जो इनके कृतित्व की जब हम बात करते हैं तो क्या भूलूं और क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा, ये इनकी क्या है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो यहां हमने इनकी कृतित्व की चर्चा कर दिया। यहीं पर आप डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में सबसे जो प्रमुख है वह आपकी क्या है? मधुशाला है। इसके बारे में आप विधिवत जानते हैं, इनके पुत्र अमिताभ बच्चन वो मधुशाला के ऊपर अपनी आवाज में इस कविता का पाठ भी कर चुके हैं और बहुत ही फेमस और बहुत ही चर्चित हुई है। तो यहाँ पर हम इस क्रम में इसको उल्लेख कर सकते हैं। और मधु कलश है, निशा निमंत्रण है, इनकी रचनाएं क्या हैं? मधु कलश है, निशा निमंत्रण है। तो इनका उल्लेख करते हुए यानी इनकी प्रमुख रचनाओं में जब हम चर्चा कर देते हैं और फिर लास्ट में
क्या कर दें, इनके स्वर्गवास की, कि इनका स्वर्गवास कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को। स्वर्गवास कब हुआ, 18 जनवरी 2003 को। तो 2003 को कहां पर हुई थी, इनकी मृत्यु मुंबई में हुई थी। तो इस तरह हम कवियों का परिचय, तो यहां हम प्रमुख रूप से जिन कवियों के परिचय की बात करते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मैंने बिंदु के समय ही उदाहरण दे दिया था। बीच में आपको कुछ कवियों के नाम दिए, जैसे आपके यहाँ केदारनाथ सिंह हैं, इनकी सामान्य परिचय का अध्ययन हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। इसके बाद आपका आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आप अध्ययन कर लेंगे। फिर कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, मुंशी प्रेमचंद, अर्थात हमने कुछ कवियों और लेखकों के नाम यहां दिए। अब आप कक्षा कहां से, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक जो भी पाठ हमारे हैं हिंदी के अंतर्गत, उसमें जिन कवियों और लेखकों, यानी कवि और लेखक का उल्लेख हुआ है, उन कवि और लेखकों का एक सामान्य परिचय हम तैयार कर लेंगे। दोस्तों, आज हिंदी के प्रथम सेशन में इतना ही चर्चा करते हैं। अगले खंड में हम कुछ प्रमुख कवियों के जीवन परिचय का और उल्लेख कर लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।